Yes everyone, this is second day और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था और देखा था कि टैक्स लॉ क्या होता है, टैक्स लॉ में कौन कौन से टैक्सेस हैं, कितने नंबर का है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कितने घंटे में पढ़ेंगे। ये सब बातें करते हुए मैंने सिर्फ लास्ट में दो बातें बताई, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। आज हम वहीं से अपनी बातों को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स लॉ का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में जो हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है इनकम टैक्स, और वो है हमारे लिए 60 मार्क्स का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 60 मार्क्स का पूरा इनकम टैक्स। तो गेट रेडी विद इनकम टैक्स, ठीक है। भाई साहब, इनकम टैक्स की अगर विशेष रूप से बात करें तो 60 नंबर का है, इसमें दो शब्द है, पहला शब्द है टैक्स और दूसरा शब्द है इनकम। क्या पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, कैसे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स है ये आपके सब्जेक्ट में इसलिए जुड़ा गया है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो पूरे टाइम आपके काम आएगा। सर व्हाट डज द मीनिंग ऑफ पूरे टाइम? यहां पे पूरे टाइम वर्ड का मतलब है जब तक हम लोग हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक इनकम टैक्स हमारे साथ रहने वाला है, आइदर एज अ पर्सनल, एज अ कंपनी, ठीक है। चाहे वो कंपनी हो तो भी साथ रहेगा, पर्सनल यानी कि पर्सनली हमारे लिए अगर बात करें तो भी साथ रहेगा। यानी कि इनकम टैक्स तो पूरी जिंदगी आपको पढ़ना ही है, यानी कि देखना ही है। लाइक आप कुछ भी पैसा कमा रहे हो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। आप अगर कंपनी में हो, कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हो तो उनकी जो डिटेल्स वगैरह आएगी तो उस कंपनी के टैक्सेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। मींस टू से आपसे इंडस्ट्री और सोसाइटी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको टैक्स लॉ का पूरा ज्ञान है। तो बस उसी ज्ञान के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना इनकम टैक्स। यहां से अपने कहानी से बातें को शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो इनकम टैक्स वर्ड है इसमें कौन कौन से वर्ड आ गए? पहला वर्ड आ गया इनकम, दूसरा वर्ड आ गया टैक्स। टैक्स के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। मैं अपनी बात को आपसे पूछना चाहूंगा कि इनकम पे टैक्स लगेगा, राइट? तो इनकम क्या क्या हो सकती है? लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकम में क्या क्या, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम इनकम कहेंगे? एक बार मन में सोचिए। मीन्स टू से हम इनकम किसे कहेंगे? आप ये मन में सोचिए। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टैक्स किस पे लगना चाहिए, जो इनकम टैक्स है वो किस पे लगना चाहिए? लाइक भाई सुबह सुबह हम जैसे उठते हैं सबसे पहले आपके घर पे एक व्यक्ति आता है, वो न्यूज़पेपर फेंक के जाता है या न्यूज़पेपर आपकी बिल्डिंग में रख के जाता है नीचे। तो पहला क्वेश्चन, क्या न्यूज़पेपर सेल करने वाले उस हॉकर पे टैक्स लगना चाहिए? पॉइंट नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2, क्या उस न्यूज़पेपर के हॉकर के बाद में आपकी गली में सुबह सुबह या आपके बिल्डिंग के नीचे सुबह सुबह एक सब्जी वाला आता है, वेंडर, क्या उस सब्जी वाले ठेले वाले पे टैक्स यानी कि इनकम टैक्स लगना चाहिए? फिर आप नहा धो के अपने ऑफिस पहुंचते हैं। जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में आपके आसपास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, क्या इन सब पे इनकम टैक्स लगना चाहिए? पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आप लोगों से, क्या न्यूज़पेपर हॉकर, जो न्यूज़पेपर आपके घर पे फेंक के गया है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? क्या सब्जी वाला, वेजिटेबल वाला, क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? राइट। सब्जी वाले के बाद थर्ड नंबर पे मेरा अगला क्वेश्चन है, आपकी ऑफिस में जो कलीग्स हैं, ऑफिस में जो कलीग्स है उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? चलो ठीक है, ऑफिस वाले भी छोड़ते हैं। ऑफिस वालों के बाद में मेरा आपसे सवाल है कि ऑफिस में आप लंच टाइम में नीचे एक चाय की ठेले पे गए हैं, जहां पे एक छोटी सा चाय का एक रेडी बनी हुई है, चाय का एक ठेला बना हुआ है, वहां पे एक व्यक्ति चाय बना रहा है, चाय उबल रही है, आप जाते हो भैया एक चाय देना, वो आपसे 20 रुपए 15 रुपए लेता है और आपको एक चाय दे देता है। क्या उस चाय वाले के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? फिर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो और अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हो वापस घर जाते वक्त, तो क्या उस पेट्रोल पंप के ओनर के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? और
इस तरह से मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए। क्या इन सब के ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो पहली बात आपको मैंने क्या पूछी? हॉकर। हॉकर जो न्यूज़पेपर वाला है ना, सब्जी वाला है, ऑफिस कलीग्स है, टी वाला है, पेट्रोल पंप वाला है, किसी को छोटा या बड़ा समझने से पहले उनके अंदर की सेल और उसकी इनकम के बारे में पता कीजिए। सबसे पहली बात तो यही है कि हम देखेंगे कि इनकी इनकम कितनी है। अगर इनकी इनकम सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर इनकी इनकम सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि अगर इनकी इनकम क्या हो, सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो तो उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। सेकंड नंबर पे वो लिमिट कितनी है आगे जाके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हॉकर मुझे नहीं पता कितना कमाता है, आपके यहाँ का हॉकर कितना कमाता है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का सब्जी वाला कितना कमाता है। हम किसी को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। एक ठेले के अंदर इतनी सारी सब्जियां भरी हुई होती है। सब्जी वाला एक ऐसा पर्सन है जो डेली स्टॉक फुल करता है और डेली शाम को स्टॉक सेल कर देता है। यानी कि हमें पता भी नहीं है कि जैसे सपोज हम 200 रुपए की सब्जी ले रहे हैं और उस सब्जी वाले ठेले के ऊपर मान लीजिए कि अगर 100 जनों जितनी सब्जी है तो 200 इंटू 100 यानी कि वो 20,000 की रोज की सेल कर रहा है। इनकेस उसका मार्जिन 20% भी है तो वो 4,000 रुपीज पर डे कमा रहा है और महीने भर में वो 1,20,000 रुपए कमा रहा है। आप तो सोच रहे थे उसे सब्जी वाला, वो तो शायद आपसे भी अमीर निकला। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब्जी वाले पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, हम ये कह रहे हैं कि हर उस पर्सन पे टैक्स लगेगा। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, हर उस पर्सन पे टैक्स लगेगा जो कि एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की इनकम कर रहा है, राइट। अगर वो पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की इनकम कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे वो ऑफिस कलीग हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो पेट्रोल पंप वाला हो। तो वो सर्टेन लिमिट कितनी है, मैटर ऑफ डिस्कशन बाद में पढ़ेंगे। चलिए इस बात को अभी हम लोग छोड़ते हैं। और आपने कहा कि सब पे टैक्स लगता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि क्या बोला, सर्टेन लिमिट से ज्यादा की अगर इनकम अर्न कर रहा है, इफ देन टैक्स विल बी एप्लीकेबल। बात क्लियर हो गई अच्छे से? ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस पर्सन की इनकम पे टैक्स उनमें से लगना चाहिए। लाइकवाइज मैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं अभी कहां खड़ा हूं, मैं अभी खड़ा हूं सपोज जोधपुर राजस्थान में। मुझे एक ऑफर आता है, राइट। मैं यानी कि मैं ICS दीपक, ठीक है। मुझे एक ऑफर आता है कि सर यूएस आओ, यूएस में जो इंडिया के लोग हैं उन्हें इंडियन टैक्सेशन पढ़ा के जाओ। मैंने कहा तो मैं रोज करता हूं। उन्होंने बोला कि से फॉर एग्जांपल आप अगर यूएस आते हो कितने दिन के लिए, 10 डेज के लिए, ठीक है। और 10 डेज में हमारे यूएस के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको अगर टैक्स पढ़ा के जाते हो तो हम पर डे आपको $1,000 पे करेंगे, $1,000 पे करेंगे। अब $1,000 मैंने मन में हिसाब लगाया 90,000 रुपीज हो गए, तो 90,000 रुपीज मैं पर डे कमाता हूं तो मुझे यूएस से कितने रुपए मिलने वाले हैं, 9 लाख रुपए। मैं हूं कहां का, इंडिया का। कहां जा रहा हूं, यूएस में जाके क्या कर रहा हूं, टैक्स पढ़ा रहा हूं और टैक्स पढ़ा के वापस आ रहा हूं। वापस आते वक्त अपने झोले में 9 लाख रुपए भर के ला रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एक विलियम्स नाम का व्यक्ति जो यूएस का है, राइट। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। कौन है, मैं जा रहा हूं यूएस, गोइंग टू यूएस, ठीक है। यूएस जाके पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के वापस आ रहा हूं और वापस आके पैसे झोली में भर के लेकर आ रहा हूं 9 लाख रुपीज। एक उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक पर्सन है जिसका नाम है विलियम्स, ठीक है। अभी विलियम्स क्या कर रहा है, विलियम्स यहां से जा रहा है। विलियम्स कहां जा रहा है, यहां से जा रहा है। कहां जा रहा है विलियम्स, सपोज यूके, सॉरी नो, विलियम्स यूएस का है, माफ करना, विलियम्स यूएस का है और वो कहां आ रहा है, इंडिया।
यूएस का है और इंडिया आ रहा है। ये आ गया इंडिया, ठीक है, ये आ गया इंडिया विलियम्स। और इंडिया में आकर विलियम्स ने इंडिया का टैक्स बढ़ाया या यूएस का टैक्स बढ़ाया, मतलब कि टैक्स बढ़ाया, किसको बढ़ाया? इंडिया के लोगों को बढ़ाया। और अगेन वो भी वापस जाते वक्त 10 लाख रुपए की रिसिप्ट लेकर जा रहा है। माय क्वेश्चन नंबर 1, जब मैं इंडिया का पर्सन यूएस जाके कमा के लाया था इंडिया, तो आपके मन में एक हल्की सी टीस आई थी, क्योंकि 9 लाख रुपए इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया में टैक्सेबल होने चाहिए, राइट? ठीक वैसे ही अगर विलियम्स यूएस से इंडिया आता है, इंडिया में पढ़ाता है, इंडिया में पढ़ा के इंडिया में कमा के और यूएस ले जा रहा है, तो उसे इंडिया में टैक्स देना चाहिए कि यूएस में टैक्स देना चाहिए? मेरे दोनों क्वेश्चन को समझना। जब इंडिया का पर्सन यूएस जा रहा है और यूएस जाके पढ़ा के आ रहा है और साथ में इंडिया पैसे ला रहा है, तो टैक्स इंडिया में लगे या यूएस में लगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया का पर्सन यूएस का पर्सन इंडिया आ रहा है, यूएस का पर्सन इंडिया आ रहा है, इंडिया में आके पैसे कमा के लेके जा रहा है, तो टैक्स इंडिया में लगे कि यूएस में लगे? बीइंग एन इंडियन मुझे लगेगा कि पहले इंडिया में पैसा आ रहा था इसलिए इंडिया में टैक्स लगे, और अब इंडिया से पैसा जा रहा है इसलिए इंडिया में टैक्स लगे। पर सच्चाई क्या है इसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रख लेते हैं, आगे आके फिर से डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो गया कि इंडियन गोइंग आउटसाइड इंडिया, अर्निंग देयर एंड कमिंग बैक विथ इनकम। ये तो गया मेरा केस 1। अब मेरा केस 2 भी सुन लो। केस 2 क्या है? फॉरेनर कमिंग इंडिया, अर्निंग इन इंडिया एंड गोइंग बैक। इन दोनों केस में मुझे आप लोगों से पूछना था कि कमाई कहीं पे भी हो रही हो तो टैक्स कहां लगेगा, बताओ। पर इस क्वेश्चन को मैंने अभी साइड में और होल्ड में डाल दिया, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अगले बात के ऊपर कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। सर ये क्या हो रहा है? पहले आपने एक बात उठाई, उसको भी अनआंसर्ड रख दी, फिर आपने एक और बात उठाई, उसको भी अनआंसर्ड रख दी। अभी आपको सिर्फ सुनते जाना है, आपको लिखना भी कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है, ठीक है? जैसे ही ये कंक्लूड होगा ना, कहानी पूरी खत्म होगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अब क्या हुआ, एक सब्जेक्ट का नाम क्या था? इनकम टैक्स। 2 सवाल हमने रखे हैं और उन दोनों सवालों को मैंने अपनी टेबल पे रख दिया है। दोनों सवाल देखो ये टेबल पे रखे हुए इधर, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक नया सवाल कि इनकम पे टैक्स लगता है, किसकी इनकम पे टैक्स लगेगा? वो कौन है जिसको इनकम पे टैक्स देना है? और हुज इनकम टैक्स विल बी एप्लीकेबल? किसकी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा? वो कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स दिया जाए? तो मन में सोचिए कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है। तो सबसे पहले आपने सोच लिया होगा दिमाग में, जॉब करते हैं, सैलरी आती है, उस पे टैक्स लगता है। तो पहली बात मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और उसमें लिख दिया कि जॉब करते हैं तो जॉब करने पर जो सैलरी आती है उस सैलरी इनकम पे टैक्स लगता है। सेकंड पार्ट, जॉब के बाद बिजनेस करते हैं, बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस इनकम पे भी अभी टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इनकम कौन कौन सी है? तो पहली इनकम कौन सी है? सैलरी इनकम। दूसरी इनकम कौन सी है? पहली इनकम कौन सी थी? सैलरी इनकम। दूसरी इनकम कौन सी थी? बिजनेस इनकम। आते हैं तीसरी इनकम पे। इसके अलावा और कौन कौन सी इनकम हो सकती है? सोचो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो जो भी है ना, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कुछ, किसी के दिमाग में कुछ, वो सब बिजनेस है। हम कुछ भी बेच रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिजनेस है। हम होलसेलर का काम कर रहे हैं, बिजनेस है। हम रिटेलर का काम कर रहे हैं, बिजनेस है। ये तो जितनी भी चीजें अपन लोग कर रहे हैं वो क्या है? बिजनेस ही तो है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि ऑल दीज आर बिजनेस, तो पहली बात
कि सैलरी से इनकम कमा सकते हैं, दूसरी बात हम लोग बिजनेस से इनकम कमा सकते हैं। मुझे आपको पूछना था सैलरी और बिजनेस के अलावा और कौन कौन सी इनकम हो सकती है। यस, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो तो मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि अगर मैं अपना घर किराए पे देता हूं, मैं वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं अपने घर को किराए पर देता हूं तो मुझे रेंटल इनकम रिसीव हो सकती है भाई साहब। कौन सी इनकम रिसीव हो सकती है? रेंटल इनकम। यस, मेरे घर है, मेरा घर है, घर के ऊपर सर आप जो कर रहे हो वो, हाँ, प्रोफेशनल इनकम। दूसरी इनकम और कौन सी हो गई? प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया? जहां पे आप कुछ बेच नहीं रहे हो, जहां पे आप कुछ बेच नहीं रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उस इनकम को क्या नाम से बोल रहा हूं मैं? प्रोफेशनल इनकम। इसके अलावा आपको लगता है क्या कोई और इनकम हो सकती है? सोच के देखिए, सोच के देखिए, इसके अलावा और कोई इनकम हो सकती है क्या? मुझे तो याद आ रही है कि अगर आप जो है शेयर्स परचेज करते हो और शेयर सेल करते हो, अगर आप शेयर्स परचेज करते हो, शेयर सेल करते हो, उससे होने वाली इनकम है ना। आपने मकान था, आपने अपना मकान सेल कर दिया पुराना, तो प्रॉपर्टी सेल करके होने वाली इनकम। तो कौन कौन सी इनकम हो सकती है? एक तो प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। कहां से हो सकती है? प्रॉपर्टी से। दूसरा कहां से इनकम हो सकती है? बोलिए बोलिए बोलिए। एक तो प्रॉपर्टी सेल करके इनकम हो सकती है, दूसरे नंबर पे शेयर्स सेल करके इनकम हो सकती है, और कहां से हो सकती है इनकम? बस, इसके अलावा कुछ दिमाग में आ रहा है? सर वो अगर आपने शेयर्स वगैरह परचेज और सेल करने की बात करी है तो डेफिनेटली हम लोग डिविडेंड भी तो अर्न करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, डिविडेंड से होने वाली इनकम। सर इसके अलावा हम लोग जैसे एफडी वगैरह करवाते हैं या फिर पैसे ब्याज पे देते हैं। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो पैसे लोन देते हैं और उस लोन से उनको इंटरेस्ट मिलता है। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आई हैव एवर सीन। some persons are having money, पैसे हैं उनके पास, they are giving it on loan and earning income of interest income, like person इंटरेस्ट देता है और उस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी एक हैंडसम अमाउंट होता है और अच्छा घर गुजारा अच्छे से चल जाता है। तो कौन कौन सी इनकम हो गई? डिविडेंड इनकम। और कौन सी हो गई? इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी इनकम्स ऐसे हो सकती है। तो जो भी इनकम आपको दिमाग में आ रही है मैंने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। सर वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं विराट कोहली वगैरह, तो वो भी तो एक इनकम होती है। बिल्कुल साहब, वो भी एक इनकम होती है और इस इनकम को हम लोग वोकेशनल इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम बोलते हैं? वोकेशनल इनकम। तो टोटल मिला के जो इनकम है उसको हमने 5 बॉक्सेस में डाल दिया। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो हमने 5 बॉक्सेस बनाए हैं और इन 5 बॉक्सेस में हमने डाल दिया और इन 5 बॉक्सेस का हमने नामकरण संस्कार कर दिया। ये सैलरी, ये बिजनेस। रेंटल इनकम किसकी है? हाउस प्रॉपर्टी, हाउस से रेंटल इनकम, हाउस से रेंटल इनकम, ठीक है। ये इस असेट को सेल करने से होने वाली इनकम, इसको मैंने लिख दिया असेट सेल, असेट सेल, और इसको मैंने लिख दिया अदर। बहुत सारी आ रही थी, इसको मैंने लिख दिया अदर। क्या एक ही पर्सन की इन 5 तरह की इनकम हो सकती है क्या? जस्ट इमेजिन अ पर्सन कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ इनकम। एक ही पर्सन है, 5 तरह की इनकम। मैं हूं ना, मैं अभी जॉब कर रहा हूं कहीं पे, तो वहां से मुझे सैलरी मिलती है, तो माय फर्स्ट इनकम इज सैलरी इनकम। उसके अलावा मैं बिजनेस करता हूं, तो जैसे जब मैं बिजनेस करता हूं तो पैसे देता हूं, पैसे लेता हूं, तो सेकंड वाली इनकम कौन सी हो जाएगी? बिजनेस इनकम, ठीक है। बिजनेस कैसे? बिजनेस तो नहीं कर रहा लेकिन प्रोफेशन तो आपके सामने ही है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो सेकंड वाली इनकम कौन सी हो गई? बिजनेस यानी कि प्रोफेशनल इनकम। थर्ड इनकम कौन सी हो गई? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। थर्ड वाली इनकम कौन सी हो गई? हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, ठीक है। फिर असेट को सेल करने वाली इनकम, मैंने शेयर बाजार में पैसे लगा रखे हैं, वहां से मेरे को शेयर बेचने पर, शेयर खरीदने पर जो डिफरेंस अमाउंट होता है प्रॉफिट का, वो मुझे मिलता है। सर आप तो बड़े अमीर लग रहे हो। हाँ, एक ही पर्सन 5 तरह की इनकम, मेरी है 5 तरह की इनकम। सोचो, मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, वहां से मुझे सैलरी मिल रही है। एज अ टीचर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, इसलिए मुझे वहाँ से आप लोग फीस दे रहे हो। मेरे घर के ऊपर 2 रूम्स बनाए रखे हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को रेंट पे दे रखे हैं, तो वहाँ से मुझे जो इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम हो गई। थर्ड मेरी रेंटल इनकम हो गई, ठीक है। फोर्थ नंबर पे शेयर्स मैंने बहुत सारे खरीद रखे हैं, बहुत सारे शेयर्स से मुझे इनकम जनरेट होती है। एंड द लास्ट वन इज अदर इनकम। ये 5 तरह की इनकम मेरी है। मेरी एफडीज हैं जहाँ से मुझे ब्याज मिलता है। तो टोटल मेरी कितने तरह की इनकम हो गई? 5 तरह की इनकम। अगर मैं इन 5 इनकम को ऐड करता हूं तो उसे कहा जाता है टोटल
इनकम। मैंने पांचों इनकम को क्या कर दिया, ऐड। ये मेरी टोटल इनकम हो गई और इसे मैं किस नाम से बुलाता हूं, ग्रॉस टोटल इनकम। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है। ठीक है, इस बात को उठाया और इसी टेबल पे जहां पे ये वाले दोनों क्वेश्चंस रखे थे 15 मिनट पहले, वो क्वेश्चंस रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, अगर कोई पर्सन बाहर जा रहा है, बाहर से पैसे कमा के ला रहा है, टैक्स लगेगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इंडिया का कोई पर्सन है, कोई फॉरेन का कोई पर्सन है, इंडिया आता है, इंडिया आके पैसे कमा के बाहर ले जाता है, टैक्स लगेगा कि नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बोला था आपको इनकम कितने तरह की होती है, तो हमने बोला इनकम 5 तरह की होती है और पांचों तरह की इनकम को हमने टोटल कर दिया, उसको हमने ग्रॉस टोटल इनकम बोला। इस बात को मैंने उठा के साइड में रख लिया। एक बात बताओ, अगर सपोज कोई ऐसा एग्जाम्पल करे कि एक पर्सन है जो बिजनेसमैन है, ठीक है। अब मान लीजिए उस बिजनेसमैन के 2 बिजनेस हैं। पहला बिजनेस है स्टील्स का, स्टील का बिजनेस है, और दूसरा बिजनेस है उसका आयरन का। ठीक है, दोनों की फैक्ट्रीज हैं। अभी क्या हुआ, अचानक से आयरन के रेट्स में अप डाउन होने की वजह से यहां पर उसको लॉस हो गया, और लॉस हो गया अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का। कितने का लॉस हो गया, 3 लाख का। ठीक है, और दूसरी तरफ स्टील के बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 10 लाख का। मुझे बताओ अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लॉस था 3 लाख का, प्रॉफिट था 10 लाख का, तो अल्टीमेटली बचा क्या, 7 लाख का प्रॉफिट बच गया। तो हुआ क्या, लॉस जो 3 लाख का था, लॉस जो 3 लाख का था वो सेटल हो गया, किसके साथ सेटल हो गया, सेटल्ड विथ स्टील प्रॉफिट। मैंने इस बात को उठाया और साइड में रख लिया। ऐसा होता है ना, एक ही व्यक्ति होता है जिसके कभी बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, तो लॉस को उठाया और लॉस को उठा के किसके साथ सेटल कर दिया, प्रॉफिट के साथ सेटल कर दिया। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, लॉस को उठाया, लॉस को उठा के किसके साथ सेटल कर दिया, प्रॉफिट के साथ सेटल कर दिया। इस बात को उठाया और साइड में रख दिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। पता है क्या, मेरा एक छोटा सा टॉडलर है, बच्चा है छोटा सा, अभी 3.5 साल का हो गया है वो। ठीक है, अभी क्या है, वो जो उसका नाम आदि है ना, वो तबला बजाना सीख गया, बहुत शानदार वाला, गजब तबला बजाता है। और 3-3.5 साल की उम्र में मस्त तो तबला बजाता है, हनुमान चालीसा गा लेता है और कई सारे मंत्र वगैरह भी गा लेता है ना। तो हमने सोचा कि ट्रायल ले लेते हैं, हमने भेजा उसको इंडियाज गॉट टैलेंट में। जस्ट एन एग्जाम्पल है, हमने उसको भेजा इंडियाज गॉट टैलेंट में। आदि है, ठीक है, आदि कौन है, माइनर सन। आदि इज अ माइनर सन। किसका माइनर सन है, किसका माइनर सन है, हमारा, है ना, मेरा और मेरी वाइफ का माइनर सन है। ठीक है, नाम क्या है, आदि। अभी कहां चला गया वो, आदि चला गया अभी आदि चला गया अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में। जलना नहीं है, जलना नहीं। इंडियाज गॉट टैलेंट में तबला बजाते बजाते, तबले से शंख की आवाज, तबले से बांसुरी की आवाज, तबला ये तबला वो शानदार वाला तबला बजा के वो चढ़ गया, शानदार वाला तबला बजा के वो चढ़ गया एकदम 1 स्टेप अहेड, और एक स्टेप आगे जाते जाते इंडियाज गॉट टैलेंट के फाइनल राउंड में पहुंच गया। भाई साहब, मेरे पास में मैं लास्ट वाला जो फाइनल राउंड ग्रैंड फिनाले होता है, वो ग्रैंड फिनाले में हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी है, और हम देख रहे हैं कि 2 ही कंटेस्टेंट बचे हैं, एक तबला बजा रहा है और एक वैसे ऊंचे ऊंचे छलांगे वलांगे लगा रहा है। तो तबला बजाने वाला एकदम, क्योंकि छोटा बच्चा है और सब लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो हमने भगवान से, है ना, तिरुपति बालाजी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हे बालाजी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस बच्चे को ग्रैंड फिनाले में जिता दो। जो पैसा 5 करोड़ रुपए की मनी अर्न होने वाली है, हम उसमें से 5% यानी कि 25 लाख रुपए का प्रसाद या 25 लाख रुपए आपके तिरुपति बालाजी संस्थान में डोनेट करेंगे। मन में सोच लिया, है ना, जैसे मन में सोचा, है ना, सामने एक फूल गिरा नीचे, है ना, उन्हें तो भगवान ऐसे खड़े होते हैं, वो मंदिर में फूल गिरता है, तो देखा सामने एक मूर्ति थी, मूर्ति से फूल गिरा, मतलब हमारी जो मनोकामना है वो क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है। राइट, मनोकामना क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है। और जितने में वो जो ग्रैंड फिनाले का जज होता है वो आवाज देता है, जोर से आवाज देता है, यस आदि इज विनर ऑफ ग्रैंड फिनाले सीजन 4। और इस तरह से हमें कंफर्म हो जाता है कि 5 करोड़ आने वाले हैं। उधर से 5 करोड़ रुपए हमने लेके वहां से रवाना हो गए। ठीक है, और जैसे ही 5 करोड़ का चेक हमारे साथ पास में, हम लोग रवाना हो रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है, वहां से एयरपोर्ट पे बैठे, एयरपोर्ट से सीधा अपने शहर जैसलमेर, और हम कहाँ पहुंच गए, जैसलमेर। जैसे ही जैसलमेर के एयरपोर्ट पे पहुंचे, सामने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले थे। बोले कि आप पैसा कमा के लाए हो भाई साहब, क्योंकि आप पैसा कमा के लाए हो, टैक्स दे दो।
हमने कहा अच्छा ये तो माइनर ने कमाया है, और हमने CA-CET में पढ़ भी रखा है कि अगर कोई इनकम कौन कर रहा है, माइनर कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख रखा है कि माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है। हमने बोला कि वैसे भी माइनर की इनकम है तो वैसे भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। बोले अच्छा, आपने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है, CS-EET, CS एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CS एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यहां पर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि माइनर की इनकम जो होती है वो इनकम पेरेंट्स के साथ में क्लब हो जाती है। उसने अपनी बात बोली है ना, ये बात सच है झूठ है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब वो बोल रहे हैं कि आदि की जो इनकम है वो या तो आदि के पापा या आदि की मम्मी या दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो उसकी इनकम के साथ में ऐड हो जाएगी और उसको टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा अरे भाई साहब ये क्या बात हो गई, हमने तो सोचा था 5 लाख रुपए आदि ने कमाए, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप तो बोल रहे टैक्स लगेगा। इसका रियल आंसर तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देंगे, लेकिन हो क्या रहा है, इनकम ऑफ आदि जो कि माइनर है विल बी क्लब्ड विथ इनकम ऑफ पेरेंट्स। यानी कि इनकम किसकी है, माइनर आदि की। इनकम किसकी है, माइनर आदि की, लेकिन वो किसकी मान ली जाएगी फ्यूचर में, उसके पेरेंट्स की। यानी कि क्लब किसके साथ में होने वाली, उसके पेरेंट्स के साथ में होने वाली। ये वाली बात को भी उठाया और मैंने साइड में रख दिया, है ना। अब एक बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई थी, ठीक है। मैं 5 जगह से पैसे कमा रहा था, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई थी। कहाँ से, पहली मेरी इनकम आई थी सैलरी से, फिर मेरी इनकम आई थी बिजनेस यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे, फिर मेरी इनकम आई थी रेंटल से, फिर मेरी इनकम आई थी शेयर्स बेच के, और फिर मैंने जो बैंक में FD करा रखी है वहाँ से मेरी इनकम आई थी। ये 5 इनकम को मैंने ऐड कर दिया था। अब मेरी एक और इनकम ऐड होने वाली है, क्योंकि मेरी बच्चे की इनकम भी मेरी इनकम में आने वाली है। तो मेरी वो टोटल इनकम जो बच्चे वाली 5 करोड़ और मेरी खुद की 50 लाख। अब मेरी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, 5 करोड़ 50 लाख। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मेरी इनकम कितनी हो गई है, 5 करोड़ 50 लाख मेरी टोटल इनकम है, 5 करोड़ एंड 50 लाख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें से मुझे सबसे पहला खर्चा कौन सा करना है। वो मैंने बोला था वहां पे, हाथ जुड़े थे, कहां पे, तिरुपति बालाजी में। कितने रुपए का डोनेशन करने वालों में, 25 लाख। तो मैंने क्या करना है, मुझे तिरुपति बालाजी के मंदिर में पैसे चढ़ा के आने हैं। और कितने पैसे चढ़ा के आने हैं, 25 लाख रुपए। तो मुझे बताओ मेरे पास पूरे 5 करोड़ 50 लाख रहेंगे या 25 लाख कम हो जाएंगे, 25 लाख मेरे कम हो जाएंगे। सर 5 करोड़ तो जीते थे, 50 लाख किसके, अरे 5 करोड़ तो मेरे बच्चे वाले हैं और 50 लाख मेरे खुद के कमाए हुए हैं। उसमें से जो 25 लाख रुपए मैंने लेस कर दिए, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इनकम बची है वो इनकम कितनी बची है, 5 करोड़ 25 लाख। इस इनकम को इनकम टैक्स की भाषा में टोटल इनकम कहा जाता है, और इसी इनकम पे इनकम टैक्स में टैक्स लगाया जाता है। सर ये क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब इस स्टोरी को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले कहा था कि एक पर्सन जो बाहर से पैसा ला रहा है और एक पर्सन जो बाहर जाके पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इस बात का जवाब आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले डिसाइड होगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि टैक्स लगेगा या ना लगेगा। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर जिसका नाम रहेगा सैलरी हेड, थर्ड चैप्टर जिसका नाम रहेगा बिजनेस हेड, फोर्थ चैप्टर जिसका नाम रहेगा हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम वाला हेड, पांचवा चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा एसेट सेल करके कमाने वाली इनकम, प्रॉपर्टी सेल करके कमाने वाली इनकम वाला हेड, छठा नाम रहेगा अदर सोर्सेज से कमाने वाली इनकम वाला हेड। इन पांचों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो सातवां हेड रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम वाला हेड। और जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग जो पैसा कहीं पे डोनेशन किया है वो अगर हटा देंगे तो हमारा अगला चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा डिडक्शन। इन बिटवीन मैंने आपको कहा था कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, तो चैप्टर का नाम रहेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। वो हमारा बीच में
8वां या 9वां चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम कोई और की इनकम हमारी इनकम में ऐड होने वाली है तो वर्ड यूज किया था क्लब्ड विथ, तो चैप्टर का नाम रहेगा क्लबिंग। तो हम पढ़ने वाले हैं उस हेड का नाम, उस चैप्टर का नाम जिसका नाम रहेगा क्लबिंग। ये अगर जैसे 10वां नंबर का चैप्टर रहेगा तो 11वें नंबर का चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, डिडक्शन। और ये सब करने के बाद हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमने टैक्स निकाला है उसको किस नाम से, टैक्स लाइबिलिटी के नाम से। और इस तरह से हम इनकम से शुरू हुए थे और टैक्स तक पहुंचे हैं। 30 मिनट्स में हमने ये सीखा है कि इनकम टैक्स का सिलेबस क्या है। सर एक बार इसे जमा के बताओ, तो सुनो ये इस तरह से जमेगा। पहले सबसे पहले हमें क्या रहेगा, ये पता लगाना कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस वर्ड का मतलब कौन सा व्यक्ति कहां का है। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के हिसाब से कैलकुलेट करने पर इंडिया आ जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पर्सन का स्टेटस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अगर इंडिया आ जाता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंडिया माना जाएगा। तो एक बात तो हो गई, रेजिडेंशियल स्टेटस से हमें यह पता लगाना रहेगा कि इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद जब हम सेकंड चैप्टर में आ जाएंगे तो ये जो 5 जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। और समझना ये हमारे 5 हेड हो गए। पहला सैलरी हेड, दूसरा बिजनेस हेड, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड, चौथा एसेट को सेल करने वाला जो हेड है उसको हम लोग कैपिटल गेन हेड बोल रहे हैं, और पांचवा अदर सोर्सेज हेड। टोटल कितने हेड हो गए, 5 हेड्स आर देयर। जब ये पांचों हेड टोटल हो जाएंगे उसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। फिर हम लोग इसमें सेट ऑफ के प्रोविजंस लगाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ, एक का लॉस दूसरे की इनकम से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ। मींस टू से अगर किसी पर्सन के मल्टीपल बिजनेस हैं तो एक का लॉस है दूसरे का प्रॉफिट, आपस में सेट ऑफ कर लो। देन हम लोग आ गए थे क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी और की इनकम किसी और के पर्सन की इनकम के साथ में मर्ज हो रही है। The loss of the income of one person is to be clubbed with another person. एग्जाम्पल कौन सा, आदि एक पर्सन है, उसके पेरेंट्स यानी कि मैं, आदि की इनकम मेरी इनकम में क्लब हो रही है। एंड देन हम लोगों ने सीखा कि अगर हमने कोई खर्चा वर्चा कर रखा है तो वो उस डिडक्शन के रूप में लेस हो जाता है। तो टोटल मिला के हमारा जो सिलेबस बन रहा है उसे एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हम लोग चैप्टर किस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या बनेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है सिलेबस फ्लो, सिलेबस का फ्लो। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इनकम कितने तरह का हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए पर्सन जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाने के बाद में 5 हेड देखने हैं हमें। पहला हेड हमारा कौन सा रहेगा, सैलरी हेड। दूसरा हेड कौन सा रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड। तीसरा हेड कौन सा रहेगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। चौथा हेड रहेगा कैपिटल गेन हेड और पांचवा हेड रहेगा, फटाफट से मेरे साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूं वो लिखते रहिए। अब जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यह है सेक्शन नंबर 6 एंड 9 ऑफ इनकम टैक्स। ये रहेगा सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 ऑफ इनकम टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी रहेगा सेक्शन नंबर 22 से 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तीसरा हेड रहेगा सेक्शन नंबर 28 से 44। अगला हेड रहेगा सेक्शन नंबर 45 से 55। फिर जो कैपिटल गेन हेड रहेगा वो रहेगा हमारा सेक्शन नंबर 56 एंड ऑनवर्ड्स। ये जो पांचों सेक्शंस जो हैं, ये पांचों हेड जो हैं, इन सब की टोटल जब हो जाएगी
तो वो टोटल करने के लिए ही हमें एक चैप्टर पढ़ना रहेगा जिसका नाम रहेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, और किसी और की इनकम हमारी इनकम में मर्ज हो जाती है, उसके लिए हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, ये तो हो गए 5 हेड, पहला चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर 5 हेड, 5 हेड के बाद में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग। इन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं, टोटल के बाद जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हैं, वो जाएंगे डिडक्शन में। और डिडक्शन के हमारे सेक्शन रहते हैं 80C से लेकर 80U तक के। डिडक्शन के सेक्शंस कौन से रहते हैं? 80C से लेकर 80U तक के। और ये 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन होने के बाद हमारी जो इनकम आ जाती है, उसकी हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं टैक्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ। अब देखो, हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करने वाले हैं, तो हमने लिखा वेरियस पर्सन्स। यहाँ पे पर्सन्स का मतलब इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ये सब होने के बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा, वो छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, जिसमें एक है टीडीएस, एक है एडवांस टैक्स, एक वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, तो उसको हम लोग किस नाम से पढ़ने वाले हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम। तो सुनना, टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, एग्जेम्प्टेड इनकम हो गया, एंड लास्ट में रिटर्न ऑफ इनकम। ये कुछ छोटे छोटे 4 चैप्टर्स हैं, और इस तरह से हमारे ये 60 मार्क्स का होल सिलेबस कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा था, तो अभी इसे प्रॉपर रूप से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। यस, आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा प्रोबेबली।
अब मैं आपको समझाता हूं कि इनकम टैक्स में ये तो हो गया हमारा सिलेबस, इस सिलेबस को पढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा। तो आप समझिए, जो इनकम टैक्स है वो सबसे पहले बना था 1961 में। इनकम टैक्स कब बना था, एक्ट कब बना था, इनकम टैक्स एक्ट जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोगों को बता देता हूं, जून 26 और दिसंबर 26 के स्टूडेंट्स लास्ट स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा एक नया एक्ट आ चुका है जो कि जून 27 वाले स्टूडेंट्स से एप्लीकेबल होना शुरू होगा। तो सबसे पहली बात कि एक्ट कौन सा है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। सेकेंड नंबर पे ये जो एक्ट है, इस एक्ट में हर साल कुछ न कुछ रूल्स, पहले तो सबसे पहले एक्ट बना था तो एक्ट्स के साथ में रूल भी आए थे, तो वो है इनकम टैक्स रूल्स 1962, राइट। इनकम टैक्स रूल्स 1962 के बाद, इनकम टैक्स रूल 1962 के बाद हमें देखना है इनकम टैक्स के हर साल आने वाले अमेंडमेंट्स। अब कहेंगे कि सर अमेंडमेंट कैसे आते हैं, तो जब हमारा बजट आता है तो बजट के साथ साथ में हमारे अमेंडमेंट आते हैं। तो बजट का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। तो हर साल बजट में जो अपडेशन आते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। तो हमारे लिए कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट काम का है, वो फाइनेंस एक्ट जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो बजट बोलने वाले जो लोग हैं उन्होंने 1 फरवरी 2025 को बोला था। उसका नाम था फाइनेंस एक्ट 2025। और उसके लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो रहेगा 25-26, यानी कि जो 25-26 में लोगों ने पैसा अर्न किया है, तो इनकम अर्न इन 2025-26 इज टू बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 2026 एंड 7। यानी कि हमने जो इनकम अर्न कब करी थी 25-26 में, उसका हम टैक्स कब देने वाले हैं 26-27 में। तो वो वाला अमेंडमेंट जो है, वो जो फाइनेंस एक्ट के जरिए आया था, हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने एक्ट पढ़ लिया, एक्ट के साथ में रूल पढ़ लिए, रूल के साथ में हमने सारे के सारे अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। अमेंडमेंट्स पढ़ने के बाद अगर किसी तरह के सर्कुलर्स आते हैं, सर्कुलर्स के बाद नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन के बाद कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये CNI बोलते हैं इसको, CNI। ये डिपार्टमेंट इशू करती है या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए या फिर इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इसमें से अगर कुछ भी आता है तो वो ये पूरी चीजों से मिलकर हमारे वो जो ऊपर वाले जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया था, ये वाले चैप्टर्स हमें इस सोर्स से पढ़ने हैं। सर ये सोर्स हमारे पास कैसे पहुंचेगा, तो इस सोर्स को हमारी ICSI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने अपने 2 मॉड्यूल में कवर कर लिया है। बस वही जो 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल का मतलब वैसे तो सिंगल मॉड्यूल आता है, कभी 2 मॉड्यूल इश्यू कर देता है इंस्टीट्यूट, कभी इनकम टैक्स का अलग, GST का अलग, कभी दोनों का एक। तो आप ये मान लो कि इनकम टैक्स ने जो टैक्स लॉ का आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसका क्रक्स हमने निकाल के हमारे नोट्स बना लिए हैं, और हमने पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन को साथ में रखते हुए, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको साथ में रखते हुए हमने एक फाइनल फिगर आउट बना लिया है। और हम इसी फाइनल फिगर से पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं स्टडी मटेरियल के नाम से बोलूंगा, हमारा स्टडी मटेरियल। विद दिस हम लोग कल से अपने इसी स्टडी मटेरियल से अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।